भले ही आज हमारी धरती पर 87 लाख स्पीशीज मौजूद हैं, मगर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही धरती पर इतनी ही स्पीशीज मौजूद थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां आज हाथी और व्हेल वर्ल्ड के सबसे बड़े जीव हैं, वहीं डायनासोर इनसे कई गुना बड़ा हुआ करता था, जिसने धरती पर हजारों साल तक राज किया था। मगर एक दिन अचानक डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि एक नहीं बल्कि 5 बार धरती से जीव विलुप्त हो चुके हैं, जिन्हें मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। आखिर यह मास एक्सटिंक्शन कब, क्यों और कैसे हुए? धरती का इतिहास 400 करोड़ साल पुराना है और इतने बड़े पीरियड में केवल 87 लाख स्पीशीज जन्म लें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक करोड़ों स्पीशीज जन्म ले चुकी हैं। मगर सोचने वाली बात है कि ये करोड़ों प्रजातियां आखिर गईं कहां? वैसे तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज सामने आई हैं, मगर इसका जवाब आपको चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में मिलेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकृति में कुछ भी स्टेबल नहीं है, तभी तो धीरे धीरे सारी प्रजातियां खत्म होती जाती हैं और बस वो ही यहाँ सर्वाइव कर पाती हैं, जो खुद को नेचर के साथ ढाल लेती हैं, जिसे आप इंसानों के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका डीएनए अपनी पेरेंट्स से 100% मैच नहीं करता और डीएनए में आने वाली ये चेंज ही उसे नए एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वह नए चेंज की वजह से ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड कूलिंग के इफेक्ट से खुद को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर किसी जीव में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट को झेलने की क्षमता नहीं है तो वह विलुप्त हो जाता है। इसे ही नेचुरल सिलेक्शन का नियम कहा जाता है। जहाँ पर जो झेल सकता है वह जिंदा रहता है, जो नहीं झेल पाता वह विलुप्त हो जाता है। डार्विन का कहना है कि धरती के इतिहास में इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही बहुत सारी स्पीशीज खत्म हुई हैं और आज वही जिंदा हैं जो धरती के एनवायरनमेंट के साथ खुद को कंफर्टेबल कर पाई हैं। हालांकि वैसे तो डार्विन की थ्योरी काफी रोमांचक और इंटरेस्टिंग है, लेकिन मोस्टली वैज्ञानिक इनकी थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी सही है तो भी धरती पर बहुत सारी स्पीशीज को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का स्पीशीज में इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्हें समझ आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने धरती से प्रजातियों को गायब कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी कोई ऐसा फैक्टर रहा होगा जिसने एक साथ धरती की प्रजातियों को खत्म कर दिया होगा। डीप रिसर्च के बाद सामने आया कि यह फैक्टर कोई और नहीं बल्कि मास एक्सटिंक्शन था। असल में धरती पर बहुत सारी स्पीशीज रहा करती थी, जिनमें से 99% का तो हमें पता भी नहीं है। मगर जब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ तो एक साथ 70 से 80% तक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। यही वजह है कि 5 मास एक्सटिंक्शन को झेलने की वजह से आज धरती पर केवल 87 लाख स्पीशीज बची हैं। वैसे हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की डीप रिसर्च से सामने आया है कि धरती ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन झेले हैं, लेकिन इनके बीच में छोटे मोटे मास एक्सटिंक्शन की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। लेकिन कहा जाता है कि लगभग 20 से 25 मास एक्सटिंक्शन धरती झेल चुकी है, मगर इनमें से केवल 5 के बारे में हमें जानकारी है, क्योंकि ये बहुत बड़े थे। तो आज हम 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं, जिन्होंने हमारी धरती से प्रजातियों को मिटा दिया था। पहले नंबर पर आता है ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन। अगर बात करें इस मास एक्सटिंक्शन की तो यह आज से 44 करोड़ साल पहले हुआ था। यह टेरिबल डिस्ट्रक्शन के साथ आया था, जिसने धरती से प्रजातियों का नामो निशान मिटा दिया था। यह कितना भयंकर था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 5 मास एक्सटिंक्शन में यह सबसे खतरनाक था। वैसे हम आपको बता दें, जब यह मास एक्सटिंक्शन आया था तब धरती पर आज की तरह 7 कॉन्टिनेंट और अलग अलग महासागर नहीं थे, बल्कि सभी महासागर और महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे। इसे गोंडवाना आइलैंड कहा जाता था। इस मास एक्सटेंशन की शुरुआत आज के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले हिस्से से हुई थी, जिसका रीजन क्लाइमेट चेंज था। असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र में बर्फ जमनी शुरू हो गई थी और जल्द ही पूरी धरती बर्फ से ढक गई थी। इस समय धरती अपने एक्सियल झुकाव की वजह से सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर थी, जिसके कारण उसे 15 से 20% कम सूरज की रोशनी मिल रही थी, जिसने इस एक्सटेंशन को और भी भयंकर बना दिया था। और जैसे जैसे पानी पर बर्फ जमती जा रही थी तो डिजोल्व ऑक्सीजन भी बाहर एटमॉस्फेयर में आने लगी थी। इस ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन कम होने लगा था। और जैसा कि आप जानते ही हो कि ग्रीन हाउस गैस धरती पर तापमान को नियंत्रित करती है, मगर जब इनका कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगा
तो धरती का टेम्परेचर गिरना तो तय ही था। यही वजह है कि धरती का टेम्परेचर और ज्यादा गिरने लगा, जिसकी वजह से धरती पूरी तरह से बर्फ का गोला बन गई और आज जिसे नीला ग्रह कहा जाता है वह स्नोबॉल की तरह दिखने लगा। यह मास एक्सटेंशन हजारों साल तक चला। इससे छुटकारा तब मिला जब धरती का ऑर्बिट सही कंडीशन में आया और सूरज की तेज रोशनी ने यहाँ जमी बर्फ को पिघला दिया। लेकिन धरती से बर्फ पिघलने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल सही नहीं हो पाया और बचे हुए जीवों में से भी ज्यादातर मारे गए। इस मास एक्सटेंशन की वजह से धरती और समुद्र के मोस्टली जीवों का नाश हो गया था और 85% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई थी। बाद में धीरे धीरे धरती ने अपनी रफ्तार पकड़ी और यहाँ पर नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ। अब धरती पर एक बार फिर जीवन आता है, लेकिन फिर दूसरा मास एक्सटेंशन आ जाता है जिसका नाम है लेट डेवोनियन एक्सटेंशन। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह आज से 37 करोड़ साल पहले हुआ था और 2.5 करोड़ साल तक चला था। ये भी बहुत टेरिफाइंग था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें धरती की 71% प्रजातियां खत्म हो गई थी। मगर इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मरीन लाइफ को उठाना पड़ा, क्योंकि इस एक्सटेंशन की वजह से समुद्र में रहने वाले सबसे ज्यादा जीवों की मौत हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने मरीन लाइफ के हैबिटेट को ही नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सी लेवल में भी उतार चढ़ाव हुए थे और ग्लोबल कूलिंग जैसी सिचुएशन बन गई थी। इस मास एक्सटेंशन में भी धरती को खतरनाक ठंड का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रजातियां अपने अंत की तरफ पहुंच गई थीं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मास एक्सटेंशन के लिए केवल ग्लोबल कूलिंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इस दौरान कई कॉमेट अटैक भी हुए थे। इन कॉमेट अटैक से धरती की प्रजातियों को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही समुद्र में भी इससे कई घटनाएं घटित हुई, जिसमें भूकंप, सुनामी और वोल्केनो जैसे फिनोमेना शामिल थे। कहा जाता है कि इस मास एक्सटेंशन में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स एक साथ आ गए थे, मगर फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता है और ये मास एक्सटेंशन भी चला जाता है। अब धरती फिर से ग्रो करती है और यहाँ पर फिर से प्रजातियां आ जाती हैं। 10 करोड़ साल तक कोई नया मास एक्सटेंशन नहीं आता, जिसकी वजह से धरती पर पहले से भी ज्यादा प्रजातियां आ चुकी थी। मगर वो कहते हैं ना, जब सब अच्छा चल रहा हो तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता है, और ऐसा ही कुछ धरती के साथ भी हुआ जब धरती को झेलना पड़ा तीसरा मास एक्सटेंशन। इसका नाम था पर्मियन ट्रायसिक एक्सटेंशन। अगर इस मास एक्सटेंशन की बात की जाए तो यह आज से 25 करोड़ साल पहले आया था। यह एक्सटेंशन भले ही तीसरे नंबर का हो, लेकिन धरती के इतिहास का सबसे भयंकर और खतरनाक मास एक्सटेंशन था, क्योंकि इसने धरती से लाइफ का नामो निशान तक मिटा दिया था। इस मास एक्सटेंशन के दौरान धरती पर मौजूद 96% प्रजातियों का खात्मा हो गया था, जिसकी वजह बने वोल्केनो, क्योंकि वोल्केनो के फटने से कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों के निकलने से आसपास सब कुछ तबाह होता चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी फटने से लावा बाहर आता रहा, जिससे आसपास के जंगलों में भी भयंकर आग लग गई। इसकी शुरुआत साइबेरिया से हुई थी और साइबेरिया में भयंकर जंगल मौजूद हैं, जिससे ये आग लगातार फैलती रही और इसने भयंकर रूप ले लिया। आग फैलने से वो वहां मौजूद कोल डिपॉजिट तक पहुंच गई, जिसकी वजह से आग थमने का नाम नहीं ले रही थी और लगातार प्रचंड होती जा रही थी, जिसने 96% प्रजातियों का सर्वनाश कर दिया। इस एक्सटिंक्शन से जंगल और जमीन की प्रजातियां तो खत्म हुई थीं, मगर कोल डिपॉजिट से निकलने वाले जहरीले धुएं से एसिड रेन होने लगी, जिसने मरीन लाइफ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि एसिड रेन से समुद्र का एसिडिक लेवल बढ़ गया था, जिससे समुद्र में भी जीव नाम मात्र ही बचे थे। ये मास एक्सटेंशन कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में फैले जीवों की पूरी प्रजातियां नष्ट हो गई थीं। इसमें 81% जली जीव और 71% लैंड के जीव मारे गए थे। इस वक्त धरती पर बड़े बड़े जीव मौजूद नहीं थे, ज्यादातर जीव छोटे ही थे, लेकिन इस मास एक्सटेंशन ने इन जीवों को भी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि इस मास एक्सटेंशन के बाद इकोसिस्टम को ट्रैक पर आने में लंबा समय लग गया। मगर फिर आता है ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटेंशन। यह मास एक्सटेंशन भी बहुत भयंकर था। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो यह आज से 20 करोड़ साल पहले आया था। इस मास एक्सटेंशन ने धरती से लगभग 75% प्रजातियों का सफाया कर दिया था, जिसमें 55% तो केवल मरीन लाइफ ही थे। वैसे इन मास एक्सटिंक्शंस के अध्ययन से ये तो पता चलता है कि सभी मास एक्सटिंक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान मरीन लाइफ को झेलना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मास एक्सटिंक्शन होने के लिए समुद्र में होने वाले परिवर्तन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तभी तो ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले ओशन में ही इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी के फटने से जो जहरीली गैस निकलती हैं, वो भी बारिश के साथ समुद्र में पहुंच जाती हैं।
और वहाँ मौजूद मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं और यही वजह है कि मरीन लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसा ही इस मास एक्सटिंक्शन के साथ भी हुआ। इसने भी मरीन लाइफ को बहुत बर्बाद किया, जिसकी वजह से सी लेवल में बदलाव हुए, जिससे यहाँ की प्रजातियों को नुकसान होने लगा। यही नहीं, छोटे छोटे तालाब और झीलें भी सूखने लगे थे, जिससे पानी की कमी देखने को मिल रही थी और जमीन पर मौजूद जीव भी प्यासे मर रहे थे। पेड़ पौधे सूख रहे थे और ऑक्सीजन लेवल डगमगाने लगा था। एक तो भयंकर सूखा पड़ रहा था, जिसकी वजह से बड़े बड़े जीव मर रहे थे। साथ ही इस वक्त कॉमेट अटैक हो रहे थे, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया और वातावरण में जहर घुल गया। इन जहरीली गैसों ने एसिडिक रेन को भी आमंत्रित कर दिया, जिससे समुद्र में एसिडिक लेवल बढ़ गया और समुद्र एक बार फिर एसिड से भर गए। ये वही मास एक्सटिंक्शन था जिसके बाद में डायनासोर धरती पर आए थे। वैसे ही ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौर में डायनासोर पनपने शुरू हुए थे, लेकिन तब इनका आकार बहुत छोटा हुआ करता था, जिसकी वजह से वे इस मास एक्सटिंक्शन में बच गए थे। और इनके अलावा बड़े बड़े सारे जीव इस मास एक्सटिंक्शन में मर गए थे। बड़े जीवों के मरने की वजह से डायनासोर को ग्रो करने से रोकने वाला कोई नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ, डायनासोर को धरती पर राज करने का अच्छा खासा टाइम मिल गया, जिसकी वजह से उन्होंने करोड़ों साल तक धरती पर एक छत्र राज किया। मगर फिर आता है धरती का आखिरी मास एक्सटिंक्शन, जिन्होंने डायनासोर जैसे बड़े जीवों का धरती से सफाया कर दिया और रास्ता साफ किया इंसानों का, जो आज तक धरती पर राज कर रहे हैं। फिर आता है आखिरी मास एक्सटिंक्शन। इसका नाम था क्रिटेशियस पैलियोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो यह आज से 6.5 करोड़ साल पहले आया था। इस मास एक्सटिंक्शन का अराइवल एक एस्टेरॉइड के टकराने से हुआ था। असल में एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, जिसने धरती से डायनासोर का सफाया कर दिया था। यह एस्टेरॉइड 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अचानक से धरती से टकरा गया था। अगर बात की जाए इसके टकराने की, तो आज जहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसी जगह से यह टकराया था। इसके टकराने से ही 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा हुआ था, जो आज भी मौजूद है। यह टक्कर वास्तव में बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसने धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाकर रख दिया था। इस टकराहट की वजह से इसके आसपास के हजारों किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से साफ हो गया था। इस टकराहट से वहां मौजूद जीव जंतु तुरंत ही मौत के घाट उतर गए थे और किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वहां मौजूद पेड़ और जीव जंतु तुरंत ही राख में बदल गए थे। यह टक्कर 10 एटम बम के एक साथ फटने से भी ज्यादा भयंकर थी। यह टक्कर कितनी भयंकर होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस टक्कर के बाद में पूरी धरती पर ज्वालामुखी और भूकंप दिखने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स बुरी तरह से हिल गई थीं, जिससे धरती के साथ साथ समुद्र में भी ज्वालामुखी फटने लगे। समुद्र में ज्वालामुखी की वजह से सुनामी भी आ गई, जिससे मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। इस एस्टेरॉइड की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और बवंडर जैसी प्राकृतिक आपदाएं पूरी धरती पर आने लगी और इनसे निकलने वाली जहरीली गैसों ने धरती के पूरे एटमॉस्फेयर को भर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से 12 किलोग्राम से ज्यादा भारी जीव एक झटके में खत्म हो गए और धरती से 78% जीवन का खात्मा हो गया था। केवल सी टर्टल और इंसेक्ट्स की कुछ स्पीशीज ही बच पाई थी और यही वो जीव थे जो जिंदगी को आगे लेकर आए और आज भी मौजूद हैं। ये मास एक्सटिंक्शन अगले 10,000 सालों तक जारी रहा और धीरे धीरे धरती ने अपने आप को संभाल लिया। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। फिर इस मास एक्सटिंक्शन के 5.5 करोड़ साल बाद धरती पर एंट्री होती है ह्यूमन की, और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। वैसे आपका मास एक्सटिंक्शन के बारे में क्या ख्याल है? क्या धरती फिर से किसी मास एक्सटिंक्शन को झेलने वाली है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।